जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं खड़ा हूं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बागपत के प्रांगण में। बता दें कि हाल फिलहाल में सीबीएसई का कक्षा 10 व 12 का रिज़ल्ट आया है। गेटवे इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की छात्रा मनस्वी ने जनपद बागपत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और यह द्वितीय स्थान उन्होंने 98% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके प्राप्त किया है। तो आइए चलते हैं मनस्वी के निवास स्थान कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत पर और जानते हैं कि इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं मनस्वी के निवास स्थान पर। आप देख पा रहे हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन किन चुनौतियों का सामना मनस्वी को जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए करना पड़ा। तो मनस्वी, जैसे कि आपको कल पता चला कि आपने जनपद में सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और आपके पेरेंट्स की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने आपसे क्या कहा? सभी काफ़ी खुश थे और सभी का था कि हाँ अच्छे मार्क्स हैं और ऐसे ही करते रहो बस। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी जनपद में कोई रैंक आएगी? उम्मीद थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेहनत पूरी की थी तो उम्मीद थी कि हाँ आ जाएगी। तो मनस्वी, एक बड़ा सवाल ये होता है ऐसे समय में जब हम पिछले 3 साल में कोरोना संक्रमण को झेल चुके हैं। तो ऐसे में जब आपने 10th पास की होगी तो वो कोरोना काल ही रहा होगा, लगभग शुरुआत थी उस समय कोरोना की। तो इसमें कोरोना संक्रमण काल में आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, कैसे सामंजस्य बैठाया अपने पढ़ाई में कि आज आप वर्ष 2022 में जनपद बागपत की सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की जो है जनपद बागपत में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कैसे आपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू रखा? एक बड़ा चैलेंज रहा है बच्चों के सामने कि कैसे पढ़ाई लिखाई की जाए। स्कूल की तरफ से काफ़ी एक स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल था उसे कंटिन्यूसली उसी तरीके से लिया, और अगर किसी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे ऑनलाइन अगर हम किसी सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे थे उस तरह से, तो उसका ट्यूशन लिया और घर पे भी उसी तरह एक टाइम टेबल से पढ़ा कि हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देना है। तो जैसा कि आपने कहा आपने ट्यूशन लिया, तो किस किस विषय का आपने ट्यूशन लिया? मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में? मैथमेटिक्स में 96 हैं और 97 एंड फिज़िक्स में 95। जी। तो अब जब आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है बहुत अच्छे अंकों के साथ, तो अगली जो आपका पड़ाव है सफलता का वो क्या रहेगा? मैं जानना चाहूँगा कि आप किस लाइन में आप जाना चाहेंगे या अभी और अध्ययन आगे करना चाहेंगी? मैं आगे जाके एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ, तो अपनी ग्रेजुएशन करके मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। पॉलिटिशियन क्यों बनना नहीं चाहेंगी? उससे एक कदम आगे क्यों नहीं? आज हमारे देश को अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, उसी से देश चलता है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सीधा सीधा संबंध लीडर से होता है। अगर हमारे देश में अच्छे लीडर्स होंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे तो देश बहुत जल्दी ग्रो करेगा। आप तो जो है सेकंड पायदान पर आते हैं, ठीक है? तो क्या कहना चाहेंगी आप? वाई नॉट पॉलिटिशियन? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिविल सर्वेंट पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, पब्लिक के लिए काम करता है। और एक पॉलिटिशियन ना होने का ये है कि शुरू से ही एक जो मेरा झुकाव रहा है वो सिविल सर्वेंट की तरफ रहा है, तो उसकी तरफ थोड़ा मेरा ज़्यादा फोकस है। जी। तो आपकी क्या प्राथमिकता होंगी सिविल सर्वेंट बनने के बाद? एजुकेशन और एक वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ऊपर रहता है, तो वो मेरा मेन फोकस होगा। अभी आपने बात की विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट में, नारी सशक्तिकरण में ऐसे क्या क्षेत्र आपको आज की तारीख में दिखाई देते हैं जिन पर आपको लगता है कि बहुत ज़ोर शोर से काम करना चाहिए? लगभग हर क्षेत्र में ही बढ़ावा दिया जा रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं नारी को दबाया ही जाता है। तो हर क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं अब भी। क्या आपको अपने परिवेश में, जैसे कि आप यहाँ जनपद बागपत के टटीरी
जो है ये कस्बे से हैं, क्या आपको यहाँ महसूस हुआ कि यहाँ भी नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत है? हाँ है। आपको ज़रूरत महसूस हुई? हाँ जी। तो ये जो आपने अभी सफलता प्राप्त की है, इसके लिए आप किन किन को श्रेय देना चाहेंगे? निसंदेह आपने जी तोड़ मेहनत की है तभी ये सफलता प्राप्त की है, लेकिन इसके साथ साथ वे कौन लोग हैं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगी अपनी सफलता के लिए? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को ही अपना वो देना चाहूँगी पूरा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है और हेल्प भी किया है, एक एनवायरनमेंट दिया है पढ़ने का, तो बस इन दोनों को ही देना चाहूँगी। तो माता पिता और गुरुजन, तो यहाँ पर एक बार दोबारा से जो श्रेय दिया जा रहा है वो माता पिता और गुरुजनों को दिया जा रहा है, जो सब कुछ बच्चों के लिए सब सुविधाएं बच्चों को प्रदान करते हैं, और एक दिन जो उनकी मेहनत है गुरुजनों की और माता पिता की वो रंग लाती है, और रंग इस रूप में लाती है कि बिटिया जो है वो जनपद स्तर पर अपना नाम रोशन करती है, परिवार का और विद्यालय का भी। तो मनस्वी, हमने देखा है कि वैसे तो जो टॉपर्स होते हैं उनको सभी विषय अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा वो कौन से विषय हैं जो बचपन से आपको अच्छे लगते आए हैं और आज भी वो आपको अच्छे लगते हैं? बचपन से मेरा इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा रहा है, तो साइंस एक मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट सब्जेक्ट था। साइंस में भी फ़िज़िक्स की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। साइंस में भी फिज़िक्स की तरफ? जी। तो मेरा अगला प्रश्न है, जब आप सिविल सर्वेंट की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप साइंस वर्ग के विषयों के साथ ही तैयारी करना चाहेंगे या विषय बदलना चाहेंगे? अभी जो सोचा है वो विषय बदलने का सोचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उसकी तैयारी में, तो विषय चेंज करना है। तो यदि कहीं ना कहीं आपने सोचा है तो ये भी सोचा होगा कि कौन से विषय, लगभग कौन से विषय आपका लेने का मन है? या तो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये बड़ी बात हो जाती है, जैसा कि मनस्वी कह रही हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, उनको लेकर के वो आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं। हमने अक्सर कहते हुए सुना है, ह्यूमैनिटीज़ का जो अध्ययन करते हैं उन छात्रों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर कि जो हमारे विषय हैं उनको पढ़ कर के कुछ खास कामयाबी अर्जित नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर मनस्वी के द्वारा यह कहना कि वो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लोक प्रशासन, कई प्रकार के आर्ट्स वर्ग के जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं, उनको लेकर के ये तैयारी करेंगी। तो कहीं ना कहीं मनस्वी ये संदेश देना चाह रही हैं साफ साफ कि कोई भी स्ट्रीम हो और जो सब्जेक्ट्स हैं वो ख़राब नहीं होते, वो महत्वपूर्ण होते हैं, और उनके महत्वपूर्ण होने का सीधा सीधा प्रूव ये दे रही हैं कि ये जो अपनी तैयारी करेंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन विषय को लेकर के ये इस जो एग्ज़ाम की सिविल सर्विस की तैयारी करने का मन बना रही हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि जो मनस्वी ने जनपद बागपत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सीबीएसई क्लास 12 की परीक्षा में, वह पीसीबी और पीसीएम दोनों का संयुक्त अध्ययन करने के बाद प्राप्त किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ ही साथ पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों को की संयुक्त पढ़ाई करने के बाद इन्होंने जनपद बागपत में सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और अगर गेटवे इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पर केवल 2 ही ऐसी छात्रा रही हैं जिन्होंने पीसीबी और पीसीएम का संयुक्त अध्ययन किया है, और इसमें जो मनस्वी है उन्होंने इसमें जनपद बागपत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो कहीं ना कहीं अपने आप में विशिष्ट उपलब्धि मानी जाएगी। और अब हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मनस्वी के पिताजी। आइए उनसे पूछते हैं वो कैसा महसूस करते हैं बिटिया की इस बड़ी सफलता पर। जी सर, जैसा कि आज के समय में भी ऐसा देखने में आता है कि लड़कियों को
जो है पढ़ाने लिखाने में कहीं कहीं पर ऐसा देखने में आता है, या तो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है या उनको उचित अवसर नहीं दिए जाते आगे बढ़ने के। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने पूरा सुविधा दी। कोरोना काल में बच्चे ने बताया आपने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी, सब सुविधाएं दी और ट्यूशन भी कराया। तो कहीं ना कहीं बिटिया ने आपका नाम रोशन किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बिटियाओं की पढ़ाई के लिए? जी, हम बेटे में बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानते जी। और बच्चों को हमने ये बोल रखा है, जहाँ तक जो भी पढ़ना है, जो भी सुविधा चाहिए हम देंगे। हम किसी भी टाइम कहीं भी जाना हो आना हो कोई दिक्कत नहीं मानते किसी भी चीज़ जी। और बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। जी धन्यवाद। और अब बात करते हैं मनस्वी की माताजी सीमा ठाकुर जी से, जो पूर्व चेयरमैन भी रही हैं अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत की। उनका क्या कहना है बेटी की सफलता की? जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो नमस्कार करना चाहूँगी सभी को। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी सबसे छोटी बेटी है। मेरी 3 बेटियाँ मेरे पास है, ये सबसे छोटी है। सिविल सर्विस की इसकी इच्छा है, इसका सपना है जो ये पूरा करना चाहती है। और कड़ी मेहनत से ये जब से छोटी थी तभी से ये रेगुलर अपनी मेहनत से पढ़ती आ रही है। और हमेशा स्कूल में जो है प्रथम स्थान ही LKG से अब तक प्रथम स्थान ये प्राप्त करती आई है। और बड़ी खुशी है कि इतने % ये नंबर लेकर आई है। तो अब आने वाले समय में आप क्या उम्मीद करती हैं बिटिया से? यही उम्मीद है कि पढ़ लिख कर किसी ओहदे पे पहुँचे। आजकल अब थोड़ी सी नारी शक्ति सशक्तिकरण को जोर दिया गया है, लेकिन अभी भी नारी की जो मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई है वो अभी भी नीचे लेवल पर है। तो मैं चाहूँगी कि पढ़कर अपने पैरों पे ऐसा स्टैंड हो कि आगे समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनका सामना पूरी तरह से कर पाएँ। जी धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे मनस्वी की माताजी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नारी सशक्तिकरण की दिशा में कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र मनस्वी ने तय किया है कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद में सिविल सर्विसेज में जाना पसंद करेंगी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करेंगी। तो आगे की इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल VK बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। और अब हमारे साथ हैं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल की कोऑर्डिनेटर मिसेज प्रतिभा जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, जैसा कि जानकारी हुई है आपके विद्यालय की छात्रा कक्षा 12 की छात्रा मनस्वी ने एक जो जनपद बागपत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। किस प्रकार से जो है इन्होंने मेहनत करके इसको हासिल किया है इस मुकाम को? क्योंकि विगत वर्षों में अगर देखा जाए 3 वर्ष के लगभग का, तो वो कोरोना काल रहा है और ऐसे समय में स्कूल की भूमिका विशिष्ट बन जाती है। बहुत से बच्चों ने शिकायत की है कि स्कूल की तरफ से जो है प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर ऑनलाइन क्लास नहीं मिली है। ये अलग अलग जगह से सुनने में आ रहा है, आपके विद्यालय का तो सुनने में नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में आया है। पेरेंट्स ने भी कहा है, बच्चों ने भी, कि ऑनलाइन में जैसी क्लास होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में किस प्रकार से विद्यालय से एक छात्रा ने जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं मनस्वी ठाकुर, जो कि हमारे विज्ञान वर्ग की छात्रा है, जिसने जनपद बागपत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और अपने परिवार का, इस क्षेत्र का और अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। मैं इसके लिए उसके सभी शिक्षकों व उसके माता पिता को बधाई देती हूँ। और जहाँ तक रही बात कोरोना काल में पढ़ाई से संबंधित, तो हमने कभी भी मुसीबतों के आगे झुकना नहीं सीखा। कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि वास्तव में कौशल हमारा तब पता चलता है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी उसके अकॉर्डिंग ढलकर हम वर्क करते चले जाते हैं। कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ। हमें एक नई शिक्षण पद्धति का भी पता चला कि हम ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, और काफ़ी स्किल डेवलपमेंट भी हुआ। इस पे हमने वर्क भी किया और इसमें हमें अभिभावकों का भी सहयोग मिला।
शुरू में कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आने में झिझक रहे थे, लेकिन जब पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से चली तो उन्हें लगा कहीं ना कहीं ये उनका नुकसान है, तो बच्चों ने क्लासेस भी सुचारू रूप से ली और हमें कोऑपरेट भी किया। तो इसीलिए इसमें से मनस्वी ठाकुर भी एक बच्ची रही जिसने रेगुलर क्लासेस ली। सभी विषयों में हमारे पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती थी, बच्चे क्लास लेते थे। हालांकि कभी कभी दिक्कत आती भी है कि बच्चे जब एक प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष बैठे हुए हों, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी नेटवर्किंग का भी इशू हो जाता है, तो इसमें ये सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन रुकावटें कभी भी किसी विजेता को उसको मंजिल पाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जब हमारे हौसले बुलंद होते हैं तो कहते हैं ना, कायनात भी हमारा साथ देती है। और ऐसा ही हुआ, प्रकृति और कायनात जिसे कह सकते हैं ऊपर वाले की कृपा भी रही, हमारी मेहनत भी रही और परिस्थितियां धीरे धीरे पुनः सामान्य हुई। बच्चे स्कूल की तरफ आए, फिर से सुचारू रूप से क्लासेस चली और हम लोगों ने कोशिश की कि जो हमें छोटा सा टाइम मिला, क्योंकि कोरोना के बाद आधा टाइम तो बच्चों ने घर पे ही निकाला था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पुनः सुचारू रूप से क्लासेस चलाई, क्योंकि दिक्कतें आती थी कि भाई नेटवर्क इशू हो जाता था। शिक्षक ने अपना पूरा प्रयास किया, बच्चों ने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन ये जो नेटवर्किंग का इशू था इसमें तो हम हेल्प नहीं कर सकते थे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि बच्चों को जो भी सिलेबस ऑनलाइन भी कराया गया था वो पुनः एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, हमारे शिक्षकों ने रेगुलर निरंतर लगे रहे और हम लोगों ने बच्चों को संडे को बुलाकर स्कूल के बाद रोककर उन्हें पढ़ाया और एक्स्ट्रा क्लासेस निःशुल्क दी, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया बच्चों से। तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला बच्चों को। सभी बच्चों ने, अभिभावकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की, क्योंकि इसमें हमारा पूरा प्रयास था कि हमारे बच्चे कहीं भी सफ़र ना करें। जो कोरोना काल में जो उनको क्षति हुई थी उसको हमने स्पेशल क्लासेस चला के, एक्स्ट्रा क्लासेस चलाकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश की। तो मैडम, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जो मनस्वी है वो इस विद्यालय की और जनपद बागपत की ही द्वितीय टॉपर नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी आपका जो विद्यालय है उन्होंने पहले भी टॉपर्स कुछ दिए हैं, ऐसा हमें जानकारी हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि विद्यालय ने कब कब किस किस वर्ष में जो टॉपर्स हैं वो दिए हैं जनपद बागपत को। अगर हम बात करें 2018-19 का जो सेशन था उसमें मोहन दीक्षित एक बच्चा है गादी से, उसके पास पीसीबी यानी कि वो मेडिकल लाइन का था और उसने भी 97.8% मार्क्स लाकर हम लोगों को गौरवान्वित किया। साथ ही अभी इस समय उसका मेडिकल कॉलेज मेरठ में उसने एडमिशन लिया है, क्योंकि उसने नीट की जो परीक्षा थी उसमें बहुत अच्छे अंकों से उसे उत्तीर्ण किया, उसमें उसे अच्छा प्लेस मिला और आज गवर्नमेंट सीट पे, क्योंकि वो एक किसान परिवार से संबंधित था, उसके पिता किसान हैं, लेकिन फिर भी अपने दृढ़ निश्चय, अपने परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शन में उसने एक अच्छा पढ़ाई भी की, हमें भी गौरवान्वित किया और अपने परिवार और इस क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया। इसके साथ ही साथ पिछले वर्ष हमारे लगभग 20 बच्चे 90% से अधिक अंक लाकर उन्होंने क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया, अपने विद्यालय को भी और अपने माता पिता को भी। उसमें तनीषा चौहान, जो वो भी एक जिसे कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से है, जहाँ पे कोई किसी तरह की अधिक सुविधा उसे नहीं मिलती है, उसके बावजूद उसने अपने अध्ययन कार्य को जारी रखा और 98% के साथ उसने अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम, हम अपने माँ बाप का नाम और हम सबका नाम रोशन किया। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि गेटवे के साथ एक बड़ी विशिष्ट बात है कि हम अपने स्कूल में एक तो ट्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखते हैं कि बच्चे को अगर कभी भी डाउट है तो वो हमें रात को 10 बजे भी कॉल कर सकता है, वो अपने अध्यापक से पूछ सकता है। हम उसके एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था करते हैं ताकि, क्योंकि आज के टाइम में माँ बाप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएं, स्कूल की फ़ीस दें, क्या क्या करेंगे। तो हमारा ये पूरा प्रयास होता है कि जो हमारे विद्यालय का बच्चा है उसे किसी भी तरह से ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े, उसके जो भी डाउट हो वो यहीं स्कूल में क्लियर किए जाएं, चाहे इसके लिए हमें उनकी अतिरिक्त क्लासेस ही क्यों ना लगानी पड़े। मैडम, मनस्वी की अगर बात करें तो एक और बात पता चली है कि ये ऐसी छात्रा रही हैं विद्यालय की जिन्होंने पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को संयुक्त रूप से लेकर के अध्ययन किया और तब जनपद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट बात हो जाती है
तो इस प्रकार के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से पीसीबी प्लस पीसीएम को लेकर के पढ़ाई की, ऐसे कितने छात्र आपके विद्यालय में रहे? ऐसे 2 छात्र हमारे विद्यालय में थी, इनफैक्ट छात्राएं कहूँगी, मनस्वी ठाकुर एंड भूमिका। इन दोनों ही बच्चियों ने PCMB लिया, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। इसके पीछे कभी कभी आपने देखा होगा कि परिवार की तरफ से भी बच्चों को प्रेशर रहता है, वो थोड़ा सा रहते हैं कि भाई अगर ये लाइन क्लियर नहीं कर पाए तो कम से कम एक साथ में हम ऑप्शन लेके चलें। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सिर्फ एक ही दिशा में फोर्स लगता तो शायद आज मनस्वी 100% मार्क्स ले सकती थी, और उसके अंदर वो एबिलिटी थी भी, और आगे भी ये बच्ची आपको बहुत जल्द ही IAS PCS रैंक पे नज़र भी आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है, और ऐसी उसकी क्षमताएं हैं। तो स्कूल का हमारा हर तरफ से पूरा सहयोग रहेगा उसे, लेकिन इसके बावजूद कि उसके ऊपर एक अतिरिक्त बर्डन था, एक अतिरिक्त जिसे कह सकते हैं प्रेशर भी था। दोनों मेन सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी एज वेल एज मैथ्स। हम इसमें किसी को भी कम नहीं आंक सकते, लेकिन दोनों में ही उसने अपनी अच्छी क्षमता के साथ 96 एंड 95% मार्क्स उसने लिए, 96 बायो में एंड 95 मैथ्स में। तो दिस इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल। और मैं उस बच्चे के प्रयास की, क्योंकि वास्तव में सराहना भी करती हूँ और उसे आशीर्वाद देती हूँ कि वो डेफिनेटली whatever she wish in her life she will achieve, क्योंकि जो उसने टारगेट लिया उसने दोनों ही सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल जिसे कह सकते हैं जस्टिफाई किया, दोनों ही सब्जेक्ट्स को बराबर पढ़ा, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि वो जनपद बागपत में द्वितीय स्थान उसने प्राप्त किया। जी मैडम, एक और बात हम जानना चाहेंगे। हमें जानकारी हुई है जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं अमित चौहान जी, वो खुद एक विषय पढ़ाते हैं, वो केमिस्ट्री विषय कक्षा में जाकर खुद केमिस्ट्री की कक्षाएं लेते हैं। तो क्या इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं जो है विद्यालय में असर रहता है कि खुद प्रधानाचार्य जी जाकर के कक्षाओं में पढ़ाते हैं? सर देखिए, अगर किसी विद्यालय का प्रिंसिपल वो सिर्फ अपने ऑफिस तक सीमित रहता है तो शायद उसे बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में ना पता चल पाए, और एक गैप सा मेंटेन रहता है कि जो प्रिंसिपल है वो और स्टूडेंट में। लेकिन सर क्योंकि खुद क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों की क्लासेस लेते हैं, तो इससे उन्हें बच्चों की छोटी छोटी दिक्कतें परेशानियों के बारे में भी पता चल जाता है, अगर किसी विषय में उन्हें दिक्कत आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि मैं अमित सर जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके विषय में मनस्वी ठाकुर ने 99% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरे विषय में भी उसने 99% मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये एक मोटिवेशन रहता है बच्चों के लिए। दूसरी चीज़, हमारे विद्यालय में केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, बायो की, मैथ्स की जो क्लासेस चलती हैं दैट इज़ ऑल डिजिटल, क्योंकि डिजिटल क्लासेस से हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल्स को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है, तो बच्चों को हम लोग लैब में ले जाके प्रॉपर प्रैक्टिकल्स कराते हैं, ताकि जब भी बच्चे को अगर उसके सामने हम वो सारी चीज़ें रखते हैं, प्रैक्टिकली उसे करने को देते हैं, तो वो उसे खुद भी कर सके। कई विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे को पता ही नहीं होता कि कौन सा इक्विपमेंट क्या है, कौन सा सॉल्ट क्या केमिकल है, लेकिन यहाँ हमारे इस विद्यालय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सर इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, प्रॉपर सभी विषयों की लैब उपलब्ध है जिसमें बच्चों को निरंतर प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं, और क्योंकि सर खुद एक विषय लेते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को बारीकियों से समझते भी हैं और इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं, तथा साथ ही समय समय पर वो शिक्षकों से, सभी विषयों के शिक्षकों से एक एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बात करते रहते हैं। तो इससे ये रहता है कि पूरे साल हम लोग जो हमारे बच्चे हैं उन पे हमारी निगाह बनी रहती है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, उस पे हम ध्यान भी रखते हैं। तो मैडम एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि गेटवे इंटरनेशनल स्कूल को लगभग कितने वर्ष हुए हैं और अब तक यहाँ से जनपद स्तर के कितने टॉपर निकले हैं? इंटरनेशनल स्कूल हमारा जो शुरू हुआ था वो 2011 में शुरू हुआ था, और लगभग आज 12 वर्ष हो चुके हैं हमारे विद्यालय को। एंड इस छोटे से टाइम में
हमारे विद्यालय ने 5 जनपद टॉपर दिए हैं। और मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इट इज़ the result of your hard work, your preparation, and how you are going to learn from your failures, how you are going to add on your experience। तो आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और हार्ड वर्क के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में आने के बाद ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सिर्फ एक बच्चा हमारे हाथ में अभिभावक नहीं दे के जाते, बल्कि वो पूरे परिवार का भविष्य हमें सौंप के जाते हैं। और यही बात हमें हमारी मैनेजमेंट कमेटी से समझाई भी जाती है। हम ये जो वाक्यांश हमारी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा हमें जो दिए जाते हैं, हमारे माननीय चेयरमैन सर श्री कृष्ण पाल जी हैं, वो जब भी मीटिंग लेते हैं तो कहते हैं कि भाई आप लोगों को अपना कार्य पूरी निष्ठा से करना है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं ज़्यादातर अधिकांशतः किसान परिवारों से हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आसपास में सभी जो हैं ज़्यादातर किसान से जुड़े हुए ही परिवार से जुड़े हुए बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो उनकी मेहनत को हम किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसान अन्नदाता है और वो हमें अन्न दे रहा है, तो ये ऋण हमें कहीं ना कहीं चुकाना है। तो उनकी बात कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमित चौहान जी, जो कि खुद भी एक शिक्षक भी हैं और अपना जिसे कह सकते हैं स्कूल के फाउंडर मेंबर भी हैं, तो वो भी हमेशा शिक्षकों से एक ही बात कहते हैं कि हमें सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ाना कि हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमें ये सोच के पढ़ाना है कि हम अपने देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा जिसे कह सकते हैं हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति रहे भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने ये कहा भी था कि देश का भविष्य हमारे स्कूलों की कक्षाओं के अंदर तय हो रहा है। उनका भविष्य ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखा जा रहा है। तो जब हम अपने टूल्स को उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। और कभी कभी हमने देखा गया है कि अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, हमारा मन नहीं है, हमारे लिए तो वो 2 मिनट का गुस्सा होगा, लेकिन उस बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं जानते। तो हम इन सारी छोटी छोटी बातों का, इस बात का ध्यान रखते हैं। और गेटवे प्रांगण के लिए तो मैं ये विशेष रूप से कहूँगी कि हम लोग बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, हम बच्चों को पालते हैं, हम उनको नरिश करते हैं, हम उन्हें संस्कार देते हैं, हम उन्हें जीना सिखाते हैं, हम उन्हें वो कला सिखाते हैं कि बच्चे कभी भी किसी भी फील्ड में मात ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये अभी आप सुन रहे थे गेटवे इंटरनेशनल स्कूल की कोऑर्डिनेटर मिसेज प्रतिभा जी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि यहाँ पर उनको एक बात बताई जाती है, और वह बात यह है कि जब किसी एक परिवार का बच्चा गेटवे इंटरनेशनल स्कूल को एडमिशन के रूप में दिया जाता है, तो उस परिवार का भविष्य इनको सौंपा जाता है। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो यहाँ पर जो अभी नाम लिया मैनेजमेंट जो मेंबर हैं, और साथ ही साथ जो प्रधानाचार्य हैं स्कूल के अमित चौहान जी, वे इस सोच के साथ यहाँ पर शिक्षण कार्य करते हैं और करवाते हैं कि हम केवल शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, हम देश के भविष्य को संवार रहे हैं। साथ ही साथ अगर छोटे स्तर पे बात करें तो एक परिवार के भविष्य को हम इस प्रकार से एक एक करके हजारों परिवार के भविष्य को हम संवार रहे हैं। ऐसी कुछ सोच के साथ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल काम कर रहा है जनपद बागपत में, और इसी सोच का नतीजा है कि यहाँ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल से मात्र लगभग 11 से 12 वर्षों में 5 जनपद टॉपर निकले हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।